हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ लेकर एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज। आपको ये सीरीज सच में काफी ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इस सीरीज का मेन लीड एक काफी जीनियस गेमर है, लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। वो अचानक से मॉडर्न वर्ल्ड से एंशिएंट कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ जाता है। वहाँ आने के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और वो एक सर्वेंट के तौर पर किसी एल्डर के घर में काम करके उन्हें कमा कमा के पैसे देने लगता है। पर एक दिन अचानक से उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है और वो अपने तेज दिमाग का यूज करते हुए अपने जीरो से हीरो बनने की जर्नी पर निकल जाता है। उसके तेज दिमाग के चर्चे पूरे शहर में फैलने लगते हैं और इसी का यूज करके वो वहाँ का बेस्ट कल्टीवेटर बन जाता है। साथ ही उस पवेलियन में एडमिशन भी ले लेता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको इंट्रो जबरदस्त लगा है तो सीरीज भी काफी अमेजिंग लगेगी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आगे चल के काफी धमाकेदार फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हीरो की जर्नी में उसका साथ देते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम फेरीलैंड के जियोन टाउन को देखते हैं, जहां पर मास्टर लियो अपने डिसाइबल को पीट कर काफी बुरी तरीके से गुस्सा निकाल रहे थे। उन्होंने तो अपनी पावर रिलीज करना भी शुरू कर दिया था। वो काफी ज्यादा गुस्से में खतरनाक दिख रहे थे। इससे पहले कि उनके गुस्से का कहर हमारे मेन लीड पर टूट पड़ता, वो अपने पास मौजूद पैसे निकाल कर मास्टर को ऑफर कर देता है। ये पैसे दरअसल उसे स्पिरिचुअल हर्ब सेल करके मिले थे, जो कि मास्टर ने उसे सेल करने को दिए थे। हमारे मेन लीड का नाम लू होंगजी है, जो कि कल्टीवेटर मास्टर लियू का एक सर्वेंट है। मास्टर लियू होंगजी के काम से खुश होकर उसे ये नसीहत देकर वहाँ से चले जाते हैं कि इस जानवर की तरह मत बनना। होंगजी को उस दूसरे सर्वेंट पर तरस आ जाता है, तो अपने पास मौजूद अपनी कुछ सेविंग्स उसे ऑफर करते हुए कह रहा था कि अपना इलाज करा लेना। वो बंदा ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, उसकी पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा होंगजी, जो कि उसके डायलॉग से हैरान था, साथ ही उसे उसकी पोटली नहीं मिलती, इस बात से तो उसे गुस्सा आने लग जाता है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस बंदे को पकड़ नहीं पाया था, तो थक कर गेट पर ही सोने लग जाता है, ये कहते हुए कि नौकर होने की वजह से उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पर तभी नींद में उसे उसी का वर्जन दिखता है, वो भी रियल वर्ल्ड में। खुद को रियल वर्ल्ड में देखने के बाद वो हैरान था कि तभी उसकी बॉडी से काफी एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। और फिर हमारे हीरो को याद आता है कि वो तो होंगजी है, जो कि रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो वो इसे बचाने के लिए यहाँ का बेस्ट कल्टीवेटर बनने आया है। उसे बेस्ट कल्टीवेटर बनने के लिए ज़्वानज़ेन सेक्ट को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के लिए उसे 100 स्पिरिट स्टोन चाहिए, और उन स्पिरिट स्टोन को जमा करने के लिए ही वो मास्टर लियू का सर्वेंट बना है। ये बात आते ही वो तो जोश से भर गया था कि अब वो अपने मिशन पर लगने वाला है। तभी उसके सपने के घोड़े पर लगाम लगाने के लिए उसका दोस्त डैनियल वहाँ आ गया था, जिसने अभी तक अपने पास मौजूद पिल्स और हर्ब्स को नहीं सेल किया। ये देखकर कि उसे पिटाई पड़ेगी, वो उसके साथ मार्केट चला जाता है ताकि उसके फलों को बेचकर प्रॉफिट मास्टर को पकड़ा सके। मार्केट में जाते ही हमारे होंगजी की मुलाकात हो जाती है मिस लूका और उनकी फ्रेंड से, जो देर से मार्केट आने की वजह से हमारे होंगजी से उसके स्पिरिचुअल फ्रूट्स खरीद लेती है, वो भी 2 गुना ज्यादा कीमत पे। उन्हें इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि होंगजी उनके काफी काम आता रहा है। उन्हें अब भी होंगजी से काम था। वो होंगजी को बताती है कि हमारे मेंशन में ज़्वानज़ेन सेक्ट से 2 अननोन गेस्ट आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए हमें 80 स्पिरिचुअल फ्रूट और 40 स्पिरिचुअल वाटर की चाहिए। वो होंगजी से कहती हैं कि अगर वो इस मुसीबत से उन्हें बाहर निकलवा दे तो वो लोग दुगना पे करेंगी। होंगजी के लिए तो ये फायदे का सौदा था, तो वो इस चीज के लिए खुशी खुशी मान जाता है। वो तो ये सोच रहा था कि कितना बड़ा मुर्गा फंसा है। डैनियल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसने इतनी जल्दी फ्रूट सेल भी कर दिए और साथ ही एक बड़ा ऑफर भी ले लिया। होंगजी बताता है कि ये दोनों लड़कियां मॉर्निंग में जल्दी जल्दी आकर शॉपिंग करती हैं, लेकिन इस वक्त दोपहर में आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इन्हें अर्जेंटली फ्रूट्स की जरूरत है। इसलिए मैंने तो बस मौके का फायदा उठाते हुए इन्हें टोका है, और साथ ही मैंने पास में इनकी बहुत मदद करके रखी है। इसके बाद तो होंगजी जाकर फटाफट मास्टर लियू को इस डील के बारे में बताता है, जो ये सुनने के बाद कि होंगजी इतना बड़ा डील लेकर आया, सबसे पहले तो अपनी पावर का यूज करके उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, और फिर ये देखकर कि होंगजी उनसे झूठ नहीं बोल रहा, वो उसे कहते हैं कि अगर ये डील सक्सेसफुल रहा तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। वैसे होंगजी डील के लिए अपनी तरफ से स्पिरिचुअल वाटर लेकर जाने वाला था, और स्पिरिचुअल फ्रूट उसने डैनियल से मंगाए थे। यहाँ पर प्राइस में घपला करने के लिए हमारे होंगजी ने डैनियल को गलत प्राइस बताया था, जैसे कि वो स्पिरिचुअल फ्रूट्स को 18 स्पिरिचुअल कॉइन्स में बेचने वाला है, लेकिन उसने डैनियल को 10 बताए थे, जिससे उसके मास्टर के लाई डिटेक्टर टेस्ट को यूज करने के बाद भी उसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, और इस तरह से वो कुछ स्पिरिट स्टोन खुद बना लेगा और साथ ही कुछ डैनियल को दे देगा।
ये सोचकर ही वो सारा सामान ले जाकर मिस लूका और उनकी फ्रेंड को पकड़ा देता है, जो खुश होकर उसे 2 एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल स्टोन पकड़ा देते हैं। डील के कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों ही अपने मास्टर को उनका प्रॉफिट पकड़ा देते हैं, जिससे मास्टर्स रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें एक स्पिरिट स्टोन दे चुके थे। अब तक हमारे होंगजी ने 28 स्पिरिट स्टोन बचा लिए थे। इसके बाद तो वो बैठे बैठे यही सोचने लगता है कि जल्द से जल्द उसे 100 स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करके स्वानजन सेक्ट जाकर इमॉर्टल बनने की तैयारी करनी है। तभी डैनियल आकर उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेक के किनारे लेकर जाता है, ताकि वो स्नो रैबिट को पकड़ सके और उसे सेल करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सके। वैसे तो होंगजी का मन नहीं था, लेकिन डैनियल की इतनी रिक्वेस्ट पे वो चला जाता है। लेक किनारे पहुँचने के बाद रैबिट ढूंढने के चक्कर में डैनियल नीचे गिर गया था और एक पत्थर के पीछे छुप गया था। उसे बचाने के चक्कर में वो दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए थे और तभी वहाँ पर एंट्री होती है। जू फैमिली की जू फोकिन अपने 2 गेस्ट के साथ, जो कि श्वानजन सेक्ट के डिसाइपल थे, वहाँ पर अपीयर हो चुकी थी। उनके गेस्ट असल में उनके सीनियर थे, जिनका नाम लैंग था। सीनियर लैंग की बातों से हमारे होंगजी को पता लग जाता है कि ये लोग असल में जू फैमिली को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेहमान नवाजी से काफी खुश है। एक तो उन्होंने काफी अच्छा व्यू पॉइंट चूज किया और दूसरा उन्होंने काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी कलेक्ट कर लिए। जू फैमिली जियोन टाउन में कल्टीवेशन के मामले में टॉप पर आती है। वहीं सीनियर लैंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि अकेले ही यहाँ पर सभी को ढेर कर सकता है। उसके बारे में होंगजी को भी पता था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद उसके अंदर और भी ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है कल्टीवेटर बनने का। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी डैनियल उसे बताता है कि वो स्पिरिट बीस्ट यहाँ पर अपीयर हो चुका है। तो बस फिर क्या था, होंगजी अपने पास मौजूद गुलेल और स्पिरिट कॉइन का यूज करते हुए उस रैबिट को मार गिराता है। डैनियल, जिसे सिचुएशन का कोई अंदाजा नहीं था, वो छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से चिल्लाने लग गया था कि तुमने तो इस रैबिट को जिंदा पकड़ लिया, अब हम बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बना लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये आवाज सीनियर लैंग ने सुन ली थी और वो भी उनकी तरफ आने लगते हैं। मिस फूकिन तो ये देखकर हैरान थी कि एक लो ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को हमारे होंगजी ने सिर्फ गुलेल और कॉइन का यूज करते हुए ढेर कर दिया, जबकि उसे पकड़ने के लिए तो काफी पावरफुल वेपन्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ सीनियर लैंग के साथ उनकी सिस्टर भी आई थी, जो उस रैबिट को खरीदने की जिद करने लगती है। सीनियर लैंग होंगजी से रेट पूछते हैं। वो तो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है कि अगर मरे हुए रैबिट को सेल करते तो 7 या 8 स्पिरिट स्टोन मिलते, पर ये रैबिट तो जिंदा है, इसका मतलब इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। पर साथ ही उसे डर लग रहा था कि अगर वो इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन में इस रैबिट को बेचेगा तो उसके मास्टर तक ये खबर पहुंच जाएगी और वो पक्का उसे पीट कर उसे घर से निकाल देंगे। तो किसी मुसीबत में ना पड़ने के चक्कर में वो इस रैबिट को इन लोगों को फ्री में दे देता है। अब फ्री में उस स्पिरिचुअल बीस्ट को पाकर वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सीनियर लैंग और मिस फूकिन को शक होने लगता है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट तो 50 स्पिरिट स्टोन का होगा, तो फिर इस लड़के ने इसे फ्री में क्यों दिया। होंगजी से पूछने पर वो इस बात को टालते हुए कहता है कि ये बीस्ट तो उसने यूं ही पकड़ लिया था, ये तो पहले से ही कमजोर है, अब वो इसके पैसे लेकर पागल थोड़ी ना बनेगा। वैसे तो मिस फूकिन ने होंगजी का झूठ पकड़ लिया था, इसलिए वो उससे थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है कि ये लड़का तो सच में चालाक है। घर वापस आने के बाद तो वो राहत की सांस लेते हुए यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने उस रैबिट को सेल नहीं किया, वरना मास्टर को पता लगता तो मार मार के उसका भरता बना देते और फिर उसकी सारी सेविंग्स को उससे हथियाने के बाद उसे घर से भी निकाल देते। वो खुद की चालाकी पर खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजे पर दस्तक दी थी मिस लूका और उसके लॉर्ड याओ ने, जो कि वहाँ पर मास्टर लियू से मिलने आए थे किसी को अपने साथ ले जाने के लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि होंगजी था, जिसे वो 5th ग्रेड के हाई बिल के बदले खरीद लेते हैं। होंगजी उन दोनों के साथ जू मैंशन की तरफ आगे बढ़ते हुए यही सोच रहा था कि उसकी लाइफ की कीमत सिर्फ एक स्पिरिचुअल पिल है, उसे आज पता लगा। साथ ही वो खुश था, ऐसे लालची मास्टर से उसका पीछा भी छूट गया। लॉर्ड याओ असल में जू मैंशन के सर्वेंट चीफ थे, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस फूकिन ने इस जैसे बेकार सर्वेंट को खरीदने की जिद क्यों की। पर फिर ज्यादा अपना दिमाग ना दौड़ाते हुए वो मिस लूका से कहता है कि इसे इस मेंशन के सारे रूल समझा देना। होंगजी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस लूका से पूछने पर वो कहती हैं, हमारे मिस फूकिन के सीनियर लैंग को तुम पसंद आ गए, उन्हें तुम्हारी चालाकी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। वो जानते थे कि तुमने खुद को बचाने के लिए उस रैबिट को यूं ही दे दिया। तुम उन्हें ऑर्डिनरी सर्वेंट से अलग लगे और वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारा गलत इस्तेमाल करे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलवा लिया। अब वो चाहते हैं कि तुम उनके होली ट्री की देखभाल करो, बदले में वो तुम्हें ज़ुआनजिन सेक्ट में रिकमेंड करेंगे ताकि तुम उस सेक्ट को ज्वाइन करके कल्टीवेटर बन सको। ये सुनकर तो होंगजी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर लूका उसे कहती है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लूका होंगजी को बताती है कि यहाँ के होली ट्री को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अगर वो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें रिपेयर करने के लिए बहुत सारा पानी और काफी सारे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है और ये उसके फ्रूट्स की ग्रोथ को स्लो कर देता है।
इसके अलावा वो होंगजी को कहती है कि तुम्हारी सैलरी के हिसाब से वो तुम्हारी काबिलियत डिसाइड करेंगे और तुम्हारी सैलरी होगी उन फ्रूट्स को सेल करके ये दिखाना कि तुम कितना अर्न कर सकते हो। यहाँ लूका से होंगजी को ये भी पता लगता है कि यहाँ के पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग वाटर कंट्रोल स्पेल का यूज करते हैं। ये जानकर कि इन लोगों को स्पेल भी आता है वो तो बहुत ज्यादा हैरान था। लूका बताती है कि यहाँ के सभी सर्वेंट को किसी न किसी तरीके का स्पेल सिखाया जाता है जिससे वो हाफ कल्टीवेटर बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें महीने के आखिर में 3 स्पिरिट स्टोन और साथ ही एक स्पिरिचुअल फ्रूट भी मिलता है अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो कहती है कि क्या ये तुम्हारे मास्टर लियो की सैलरी से अच्छा है। होंगजी ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही थोड़ा सा परेशान भी कि अब उसे बहुत ही ज्यादा रिस्क में रहकर काम करना होगा। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस फुकिन आ जाती है जो आते ही हमारे होंगजी से सच पूछ रही थी कि बताओ तुमने उस रैबिट को फ्री में क्यों दिया। वो तो सच सच बता देता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये लड़की झूठ पकड़ लेती है। अपने गैसेस को सही होता देखकर वो भी खुश हो गई थी कि ये तो बहुत ज्यादा समझदार है। इसके बाद मिस फुकिन होंगजी को अपने साथ लेकर जाती है एक काफी मिस्टीरियस प्लेस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए। वहाँ जाने के बाद वो होंगजी को बताती है कि श्वान इंसेक्ट का डिसाइपल होने की वजह से वो नॉर्मल लोगों को अपने मुंह नहीं लगाते लेकिन उन्हें तुम में इंटरेस्ट आया इसका मतलब तुम में कोई खास बात है। यहाँ मिस फुकिन की बातों से होंगजी को पता लग जाता है कि इन्होंने तो उसके सारे पास प्रेजेंट का पता लगा लिया है। मिस फुकिन तो कह रही थी कि सच में इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे पास काफी ज्यादा दिमाग है। एक सर्वेंट होने के बाद भी तुमने काफी आराम से प्रॉफिट बनाते हुए बहुत सारा स्पिरिट स्टोन जमा कर लिया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे मालिक को पता लगेगा तो वो तुम्हें जान से मार सकते हैं। वो होंगजी से डरने के लिए मना करती है ये कहते हुए कि मैं जाकर तुम्हारे मास्टर को नहीं बताऊंगी। अब तुम हमारे सर्वेंट हो तो तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा तुम्हारा प्लान लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहे तो हमारी हेल्प से तुम जल्दी ही श्वान इंसेक्ट के इनर डिसाइपल बन जाओगे। होंगजी को पता था कि उसे फ्री में तो ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली तो वो मिस फुकिन से पूछता है कि आखिर आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए। मिस फुकिन कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि आज के टाइम पे बड़ी फैमिलीज खुद के कल्टीवेटर्स को कम करती जा रही है और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो डीमंस के हवाले हो जाएंगी। मुझसे सीनियर ने कहा था कि अगर जल्दी ही जू फैमिली ने कुछ नहीं किया तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि सारे रूल्स को तोड़ते हुए मैं सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स की एक टोली क्रिएट करूँ और उसके लिए मैंने सबसे पहले तुम्हें चूज किया है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो। होंगजी सोच रहा था कि मना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा था कि मैं तो एक मॉडल हूँ। मिस फुकिन उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कराएगी। इसके लिए वो उसे एक स्टोरेज बैग देते हुए कहती है कि तुम्हें कल्टीवेशन के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें श्वान इंसेक्ट के सारे स्किल्स खुद सिखाऊंगी। होंगजी तो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही उनके प्लान में शामिल होने के लिए रेडी भी। उस सीक्रेट रूम से बाहर आते हुए मिस फुकिन हमारे होंगजी को बताती है कि हमारे इस मेंशन में 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और उनमें से एक प्लेस ये जगह है। मेरे कुछ गेस्ट आए हैं तो मैं उन्हें संभालने जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ पर कल्टीवेट करो। जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से इम्प्रूव हुई होनी चाहिए। मिस फुकिन के वहाँ से जाने के बाद होंगजी को वहाँ पर काफी सारे कल्टीवेशन की बुक मिलती है जिसमें एक से बढ़कर एक स्किल्स लिखे हुए थे। तो वो समझ गया था कि मिस फुकिन ने उस पर भरोसा किया है तो उसे कामयाब होना ही होगा। तो वो वहाँ पर मौजूद एक स्पेल को यूज करके कल्टीवेशन शुरू कर देता है। थोड़ी देर ध्यान से कल्टीवेशन करने के बाद ही उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी फ्लो होने लगा था। थोड़ी देर की कल्टीवेशन में ही उसने सोल कलेक्टिंग फॉर्मेशन को सीख लिया था जिसका अप्लाई वो एक छोटे से बॉन्साई ट्री पर करता है। उस टेक्निक की हेल्प से उस बॉन्साई ट्री में एक छोटा सा स्पिरिचुअल फ्रूट भी अपीयर हो चुका था। अब ये देखने के बाद वो सोचता है कि ये फ्रूट उसने उगाया तो वो तो इसे खा ही सकता है। खाने के बाद जब उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाती है तो एक एक करके वो वहाँ से काफी और फ्रूट्स खा लेता है, ये सोचते हुए कि तेजी से उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत ज्यादा खा लेने के बाद उसे दूर की आवाज भी बहुत पास से सुनाई दे रही थी। ये सुनने के बाद तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये फ्रूट्स तो इतने ज्यादा कमाल के थे कि इनसे उसकी हेयरिंग एबिलिटी बढ़ गई थी। इसी एबिलिटी का यूज करते हुए उसे पता लगता है कि मिस फुकिन के रूम में जो ट्री मौजूद है वो ट्री नॉर्मल ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा खास है क्योंकि उसमें 500 सालों में एक बार फ्रूट उगते हैं। और उसी ट्री का ख्याल रखने के लिए मिस फुकिन ने होंगजी को हायर किया था लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी मेल सर्वेंट हायर नहीं किया और वो भी उनके रूम में इतनी देर तक कभी नहीं रहा। वो तो हैरान थे ये सारी बातें बोलते हुए। वहीं अब तक तो होंगजी के तोते उड़ गए थे क्योंकि 500 साल में एक बार उगने वाला फ्रूट जो कि एक ही 500 स्पिरिट स्टोन का था उसके तो होश ही उड़ गए थे कि वो इन्हें आराम से मजे से चटकार गया। वहीं उस स्पिरिचुअल ट्री को दिखाते हैं जिस पर सिर्फ 2 ही फ्रूट बचे थे। बेचारे होंगजी का तो गला सूखने लगता है कि अब वो मिस फुकिन को क्या मुंह दिखाएगा।
वो तो उस पेड़ को पकड़कर यही सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधारने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना माफी मांगने से तो उसका काम नहीं चलने वाला। हो सकता है कि मिस फुकिन उसे लात मार के सेट से बाहर निकाल दे। इसलिए वो उस पेड़ को अपने सामने रखते हुए ये सोचने लगता है कि उसके पास टाइम कम है, तो फिलहाल उसे अपनी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। उसे नई से नई स्किल सीख कर इस ट्री को ठीक करना होगा। इसलिए वो लगातार काफी सारे स्किल्स का यूज करके उन्हें मास्टर करने लगता है। मिस फुकिन जब अपने रूम में वापस आती है तो वो होंगजी की बड़ी हुई कल्टीवेशन देखने के बाद उससे इम्प्रेस हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि एक रात में कोई इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे ला सकता है। वो अपने मन में सोच रही थी कि ये क्या कोई जीनियस है जिसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है। फिलहाल वो होंगजी से कहती है कि तुम इसी तरीके से फोकस करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। साथ ही जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें अपने रूम में बुलावा भेज दूंगी। इसके अलावा तुम्हारा काम है इस सेट में मौजूद डेड प्लांट्स को रीग्रो करना, तो अपनी कल्टीवेशन की हेल्प से उन्हें रीग्रो करना। अपना काम समझने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। होंगजी अपने हाथ में एक डेड प्लांट को लेकर अपने रूम में आ जाता है। वो तो यही सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द इस प्लांट को रीग्रो करके अपना टैलेंट सभी को शो करना होगा, जिसके लिए वो अपनी सीखी हुई टेक्निक का यूज कर रहा था। इस बार वो यहाँ पर वाटर कंट्रोल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसका वॉल्यूम काफी ज्यादा कम था। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद होंगजी को पता लग जाता है कि शायद मिस फुकिन के रूम में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए उसके स्किल का वॉल्यूम भी ज्यादा था। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने की वजह से उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वो उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं उगा पाया था तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर खुद को ये याद दिलाते हुए कि उसका प्लान है जुआनसिन सेक्ट में ज्वाइन होना, उसके लिए उसे कुछ भी करना होगा, तो वो अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए बहुत देर तक उस प्लांट को पानी देता है, जिससे उसमें एक पत्ता उग गया था। अब तक होंगजी काफी ज्यादा थक चुका था, तो खुद को ठीक करने के लिए वो वहाँ पर बैठकर हीलिंग कल्टीवेशन करने लगता है। अब तक उससे मिलने के लिए मिस लूका और उनके साथ मिस कॉन्ग भी आ गई थी, ये देखने के लिए कि कहीं होंगजी नया होने की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहा ना। वो दोनों ये देखने के बाद कि होंगजी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर चुका है, वो उसे मना करती हैं कि ज्यादा यूज मत करना, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर होंगजी को तो सिर्फ जीतने से मतलब था, इसलिए वो इन रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उन लोगों को एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर मिस लूका बताती है कि ये तो एल्डर जू हैं, शायद डिफेंस एल्डर की पोजीशन खाली है, ये उसी के लिए यहाँ पर फैसला सुनाने आए होंगे। एल्डर जू को देखकर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो अपने साउंड वेव को रिलीज करते हुए उन सभी को धमकाने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है। एल्डर जू को लग रहा था कि मिस फुकिन ने अपने सीनियर को यहाँ पर बुलाकर इनके खिलाफ कोई साजिश रचने की प्लानिंग की है, पर उनके साउंड वेव को रिलीज करने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी सर्वेंट को प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ तक कि होंगजी को भी। वो अपने कान बंद करते हुए कह रहा था कि उन्होंने साबित कर दिया कि ये 4 एल्डर्स में से एक होने के लायक है, शायद इनकी कल्टीवेशन 3rd लेवल तक पहुँच गई होगी, इसी वजह से इनके साउंड वेव्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर जू को इस तरीके से अपनी पावर रिलीज करता देखकर वहाँ पर फुकिन के फादर आ जाते हैं। वो भी अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर और मेरी फैमिली पर इस तरीके से इल्जाम लगाने की, क्या तुम मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के नौकरों को भी मारना चाहते हो? तुम्हारे इस तरीके का रवैया देखकर ये नहीं लगता कि तुम जियोन टाउन का भला चाहते हो, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एल्डर किन के साथ मिलकर साजिश करने की कोशिश कर रहे हो। बस उनका इतना कहना था कि वहाँ पर एल्डर किन की भी एंट्री हो जाती है, जो मामले को शांत करते हुए कह रहे थे कि हम दोनों तो यहाँ पर 4th एल्डर की पोजीशन को भरने के बारे में बात करने आए थे, आप दोनों तो खामखा इस चीज को इंटेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बाहर के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बस उनका ये कहना था कि मिस फुकिन भी वहाँ ज्वाइन होते हुए कह रही थी कि अंकल जू, आखिर आपकी ऐसी सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ साजिश करूंगी? आपको क्या लगता है जितने मेरे फेलो डिसाइपल्स की पावर है और मेरी पावर है, उसके हिसाब से हमें किसी तरीके की कोई रणनीति करने की जरूरत है? हम चाहें तो अपनी पावर का यूज करके नॉर्मली ही आप लोगों को धूल चटा सकते हैं। वैसे तो मिस फुकिन की बात बिल्कुल सही थी, एल्डर किन भी यही मानते थे, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। अपनी बेइज्जती होने पर तो एल्डर जो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मिस फुकिन के फादर आगे आ जाते हैं। दोनों की पावर एकदम सेम लेवल पर थी, इसलिए अब ना चाहते हुए भी एल्डर जू को शांत होना पड़ता है, क्योंकि एल्डर किन उन्हें समझाते हैं कि हम यहाँ पर ऑफिशियल मैटर के तौर पे आए हैं, इसलिए अपने गुस्से को शांत करो। अब वो जिस टॉपिक पे बात करने आए थे वो सच में काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए फुकिन के फादर उन्हें अपने साथ पवेलियन के अंदर ले जाते हैं। ये सारा नजारा छुपकर ये तीनों भी देख रहे थे, जो अपनी बातों से ये साबित कर देते हैं कि इन्हें लगता है कि 4th एल्डर की पोजीशन यंग लेडी डिजर्व करती है, क्योंकि उनका ऑरा सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। पर होंगजी तो कुछ और ही सोच रहा था। वो जानता था कि ये दोनों एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही घमंडी भी। वो इतनी आसानी से यंग लेडी को 4th एल्डर की पोजीशन नहीं देंगे।
थोड़ी देर में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। फूकिन और उसके फादर की बातों से पता लगता है कि उन्हें फोर्थ टाइटल की पोजीशन के लिए चूज नहीं किया गया। उसके फादर से कहते हैं तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। यहाँ वो सर्वेंट्स भी ये जानने के बाद वापस जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि पक्का फोर्थ टाइटल की पोजीशन मिस वू जीचू को दी गई होगी और अब कल पूरे टाउन में ये न्यूज पूरी तरह से फैल जाएगी। दूसरी तरफ फूकिन के फादर को भी नए सर्वेंट यानी कि होंगजी के बारे में पता लग गया था और वो इस मामले में काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। इधर दूसरी तरफ अपने रूम में वापस आने के बाद होंगजी कहता है कि चाहे फोर्थ टाइटल की पोजीशन किसी भी मिली हो, लेकिन मेरा काम अभी भी वही है, अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना, इसलिए मुझे उस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आज के वॉर को देखने के बाद होंगजी एक चीज के लिए तो कंफर्म था कि पक्का आगे आने वाले दिनों में जू फैमिली बिखरने वाली है। शायद इसीलिए मिस फूकिन को उसकी जरूरत है और अब उसे अपनी पावर इंक्रीज करने पर ध्यान देना होगा। घर आने के बाद होंगजी की नजर पड़ती है कि उस डेड प्लांट में एक जो पत्ता उगा था वो भी टूटकर नीचे गिर गया। बेचारा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि उसने 1 घंटा लगाकर ये पत्ता उगाया था। तभी वो नोटिस करता है कि उस प्लांट में एक जगह पर क्रैक पड़ा है और वहीं से उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही है जो कि उसे नरिश कर सकती थी। तो अब वो इस बारे में सोचने लगता है कि इस लीक को कैसे ठीक किया जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद होंगजी खुश होता है ये जानकर कि उसके पास एक मेथड है जिससे वो स्ट्री को हील कर सकता है और वो है एक्टिवेशन मेथड। इसमें सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एक पॉइंट पर गैदर करना होता है। अगर वो ऐसा इस पेड़ की लीक वाली जगह पर करेगा तो ये लीक हील हो जाएगी। तो वो इसे प्रैक्टिकल करके ट्राई करने लगता है, जहाँ सबसे पहले तो वो ट्री के आसपास की स्पिरिचुअल ऑरा को कैद कर देता है और उसके बाद एक्टिवेशन टेक्निक का यूज करके उसके क्रैक को हील करने लगता है। उसकी ये टेक्निक काम आ जाती है। थोड़ी ही देर में वो पेड़ पूरी तरीके से हील होकर हरा भरा हो जाता है। पर फिर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब वो ये सोचता है कि एक्टिवेशन मेथड तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर से वो लीक अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिवेशन मेथड लॉन्ग टर्म वाली सॉल्यूशन नहीं दे सकती। तभी होंगजी को याद आता है कि फूकिन ने उसे एक स्टोरेज बैग दिया है जिसमें काफी सारे स्पिरिट स्टोन मौजूद है, वो उनका यूज करके कुछ कर सकता है। होंगजी सबसे पहले तो उन स्पिरिट स्टोन को क्रश करते हुए फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस लीक को पूरी तरीके से सील कर देता है और अब उसका ये ट्री पूरी तरीके से हील हो चुका है। वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड होकर बिस्तर पर गिर चुका था। वो हमसे कहता है कि पता नहीं जब भी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है उसकी बॉडी तेजी से हील होने लगती है। ये फीलिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज करने के बाद उसकी आंख थोड़ी देर में लग चुकी थी। तभी उसे बुलाने के लिए वहाँ पे मिस लुका आ जाती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि होंगजी बेहोश हो गया है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज कर ली। यहाँ होंग को अजीब सा मीठा मीठा एहसास होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में तेजी से कोई मीठी सी लिक्विड फ्लो कर रही हो। होश में आने के बाद उसे अपने सामने मिस लुका और मिस चोंग दोनों ही दिखती हैं। मिस लुका तो रो रही थी। उनसे पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं? मिस चोंग तो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी वजह से इन्होंने 1 साल तक जो स्पिरिचुअल लिक्विड बचा के रखा था वो तुम्हारे ऊपर वेस्ट कर दिया। तुम्हें मना किया था ना इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज मत करना। अब जाके होंगजी को पता लगता है कि वो ठीक कैसे हुआ। वो तो मिस लुका को थैंक्स बोल रहा था कि उन्होंने उसकी जान बचाई, वरना तो वो ऐसे ही 7 दिनों तक बेहोश पड़ा रहता। मिस लुका जो कि उसके लिए सच में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, वो उसे ठीक देखकर खुश हो जाती है। उन दोनों लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद होंगजी यही सोच रहा था कि वो जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं करेगा। इस बार तो मिस लुका ने उसे बचा लिया, नेक्स्ट टाइम तो उसे कोई बचाने भी नहीं आएगा, वरना तो फिर से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। होंगजी को जू मेंशन में आए काफी दिन हो जाते हैं। उसे डैनियल की याद आ रही थी तो वो उससे मिलने के लिए मार्केट पहुंच जाता है, जहां डैनियल भी उसे देखकर काफी खुश था। तभी मार्केट में हमारे होंगजी की नजर फेंगरू नाम के एक बंदे पर पड़ती है। होंगजी कहता है कि अगर इनके बारे में बताऊं तो ये जू मैंशन के हाउस कीपर है। 4th एल्डर के बाद इनकी पोजीशन 2nd नंबर पे आती है। वैसे तो ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पोजीशन का दबदबा बहुत ज्यादा है। वैसे तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूज है, बाहर से कभी भी फ्रूट और वाटर नहीं खरीदते, लेकिन आज मार्केट में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद होंगजी को पता लग जाता है, लेकिन फिलहाल वो हमें इसके बारे में नहीं बताता, बल्कि वो डैनियल के साथ एक प्लान डिस्कस करता है और इसके लिए वो उसे काफी सारे स्पिरिट स्टोन भी देता है। डैनियल अपने दोस्त के प्लान में अच्छे से शामिल हो चुका था। होंगजी का प्लान था कि वो काफी ज्यादा पेमेंट लेकर मिस्टर फेंगरू को अपने स्पिरिचुअल फ्रूट सेल करेगा, क्योंकि मिस्टर फेंगरू को आज रात ही डिफेंस मिनिस्टर से मिलने जाना था, जो कि नए नए अपनी पोजीशन पर अपॉइंट हुए हैं। तो अपनी इमेज सुधारने के लिए कुछ लेकर भी तो जाना पड़ेगा ना। और इस फेरी वर्ल्ड में स्पिरिचुअल फ्रूट से ज्यादा कोई और चीज कीमती हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो ये सस्ती मिलती है और दूसरा आपकी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकती है।
इसलिए तो जल्दी जल्दी में अपना इम्प्रेशन ठीक करने के चक्कर में मिस्टर फेंगरू भी इसे खरीदने आए हैं। बस फिर क्या था, इस मौके का फायदा उठाते हुए होंगजी डैनियल के साथ मिलकर ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि डैनियल एक शॉपकीपर हो और वो उसका ग्राहक। डैनियल ये कहते हुए अपने स्पिरिट्स फ्रूट बेचने लगता है कि एक बॉक्स का रेट ही 30 स्पिरिट स्टोन है, जो कि नॉर्मली 10 स्पिरिट स्टोन होते हैं। होंगजी ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि वो बहुत ही कंजूस ग्राहक हो। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा बेचने की, फल बेच रहे हो या सोना? पर डैनियल कहता है कि ये लास्ट बॉक्स है जो मेरे मास्टर ने छुपा कर रखे हुए थे, क्योंकि मार्केट से आज के आज सारे के सारे फ्रूट गायब हो गए हैं और कल तो सभी का रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। होंगजी के पूछने पर कि ऐसा क्यों होगा, डैनियल एक्ट करते हुए कहता है क्योंकि सभी लोग हमारे नए डिफेंस एल्डर से मिलने जा रहे हैं और उनसे मिलने के लिए सभी लोग अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर चले गए हैं। इसलिए वो होंगजी को धमकाते हुए कहता है कि लेना है तो लो, वरना रेट कल और ज्यादा बढ़ जाएगा। बस ये सुनकर तो मिस्टर फेंगरू भी हमारे डैनियल के पास पहुंचकर उससे फ्रूट खरीदने वाले थे। होंगजी ऐसे ट्राई करता है जैसे कि वो पहले आया है और वो पहले खरीदेगा, पर जल्दी से फ्रूट्स ले जाने के चक्कर में मिस्टर फेंगरू बिना बार्गेनिंग किए सारे के सारे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फेंगरू डैनियल को काफी सारे लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन साथ ही 70 स्पिरिट्स कॉइन देकर चले गए थे। अपनी तरफ से तो उन्हें लग रहा था कि उन्होंने काफी फायदे का सौदा किया, वरना तो आज खाली हाथ ही जाना पड़ता। पर उन्हें चूना लगाने के बाद ये दोनों बड़े खुश हो रहे थे। डैनियल भी लाइक, अरे होंगजी तुम इतने ज्यादा चालाक हो, तुमने बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें इतने महंगे दामों में फ्रूट सेल कर दिया, आखिर कैसे? अरे कहाँ की समझदारी, मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। अब इसके बाद तो होंगजी एक और डेयरिंग काम करने वाला था। वो डैनियल से कहकर अपने आसपास मौजूद सभी शॉपकीपर से उनके स्टॉक में पड़ा हुआ सारा का सारा स्पिरिट फ्रूट खरीद लेता है और फिर नेक्स्ट डे वो उन्हें दुगने दाम पर बेचना शुरू कर देता है। अब कहीं और स्पिरिचुअल फ्रूट ना मिलने पर उसकी दुकान के आगे तो भीड़ लग जाती है। अपने रेजिडेंस में वापस आते हुए होंगजी यही सोच रहा था कि आज तो उसने काफी सारे स्पिरिट स्टोन कमा लिए, पूरे के पूरे 1300, जिसमें से 100 उसने डैनियल को दे दिया। और जब उसके मास्टर को पता लगा कि उसने प्रॉफिट कमा कर सारे स्पिरिट फ्रूट को रीसेल किया तो उससे वो खुश होकर उसे काफी सारे फ्रूट देते हैं खाने के लिए। और रहा सवाल होंगजी का, तो उसने अपने आधे पैसों का यूज करते हुए लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन खरीदे, बाकी पैसों का उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। तभी मिस लूका उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम्हें मिस फुकिन बुला रही है। मिस फुकिन से मुलाकात करने के बाद हमारे होंगजी को पता लगता है कि लॉर्ड याओ तो उस पर नजर रख रहे थे और आज उसने सुबह सुबह जो भी कारनामा किया वो इन दोनों को ही पता है। वो तो डर जाता है कि पता नहीं इसके लिए उसे सजा ना मिल जाए, पर वो दोनों ही उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। सजा देना तो दूर की बात है, पर फिर भी होंगजी समझ गया था कि अब जब लॉर्ड याओ उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसे काफी फूंक फूंक कर अपने कदम रखने होंगे। यहाँ पर मिस फुकिन डिसाइड करती है कि हमारा होंगजी जब सेलिंग में इतना ज्यादा अच्छा है तो क्यों ना उसे अपने मेंशन का इंटरनल डिपार्टमेंट सौंप दिया जाए। ये सुनकर तो बेचारा होंगजी हैरान था, पर तभी वो लॉर्ड याओ से कहती है कि वो होंगजी को सारी डिटेल्स दे दे। ये सुनकर लॉर्ड याओ हमारे होंगजी को बताते हैं कि जू फैमिली के सारे रिसोर्सेज असल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारे चीफ एल्डर के पास है, यानी कि इस मेंशन के ओनर के पास, और बाकी के 2 छोटे छोटे बचे हुए पार्ट्स एल्डेस्ट यंग मिस और सेकंड यंग मास्टर के हैं। लॉर्ड याओ की बातों से होंगजी को पता लगता है कि असल में मिस फुकिन के पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले तो उनके पास स्पिरिट राइस फील्ड है, वो भी 5-5, 27 उनके पास स्पिरिट फ्रूट ट्रीज है और 5 मीडियम साइज के स्पिरिट वेल्स हैं, जहां पर स्पिरिचुअल वाटर पाया जाता है। रिसोर्सेज में सर्वेंट्स को भी काउंट करते हैं, जिसमें उनके पास टोटल 27 मेड्स हैं, 5 नैनीज हैं और 3 हेड हैं, और तुम और मैं एक्स्ट्रा हैं। अब इतने सारे रिसोर्सेज के बारे में सुनकर तो होंगजी यही सोच रहा था कि कल्टीवेटर के लिए तो सिर्फ एक ही ट्री इनफ होती है, लेकिन मिस फुकिन के पास तो 27 है, वो तो सच में बहुत ज्यादा रिच है। वैसे यहाँ पर हमें एक और चीज पता लगती है कि मिस फुकिन का जो ट्री जिसके सारे फ्रूट हमारे होंगजी ने खा लिए थे, उसने अपनी पावर की हेल्प से उन सारे फ्रूट्स को रीग्रो कर लिया था, जिससे उसकी पोल मिस फुकिन के आगे नहीं खुलती। लॉर्ड याओ की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। वो कहते हैं कि हमारी जू फैमिली सबसे बेस्ट मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, जिनकी स्पिरिचुअल क्वालिटी टॉप नॉच होती है। मार्केट में मिलने वाली चीजों से वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए उनका रेट भी थोड़ा सा बढ़कर होता है, पर रेट बढ़ने की वजह से ही उन्हें सेल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे में ना चाहते हुए इन सभी को अपने गुड्स को काफी लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के बदले सेल करना पड़ता है, जिन स्पिरिचुअल स्टोन का यूज हमारी मिस फुकिन अपनी कल्टीवेशन के लिए करती है, पर वो भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है कि वो उन्हें सर्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सारी बातें सुनने के बाद होंगजी को पता लग जाता है कि आखिर यंग मिस क्यों चाहती है कि वो उसके रिसोर्सेज को मैनेज करे। लॉर्ड याओ तो होंगजी को कहते हैं कि ये तुम्हारा ट्रायल पीरियड चल रहा है, इसलिए तुम जैसा काम करोगे उसके बेसिस पर तुम्हें जज किया जाएगा कि क्या तुम इस काम के लिए सूटेबल हो भी या नहीं। वो तो होंगजी को टारगेट देते हैं कि अगर तुमने 1 महीने में 10% हमारी अर्निंग को इंक्रीज नहीं किया
तो फिर तुम्हें इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो फिर तुम परमानेंटली इस पोजीशन को होल्ड करना। होंगजी अपने नए काम के लिए पूरी तरह से रेडी था, पर तभी लॉर्ड याओ उसके सर पे एक और बम फोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर 5 ग्रेड की लो स्पिरिट स्टोन भी कलेक्ट करनी है। बेचारे को तो जोर का झटका लगता है कि 10% इनकम पे इंक्रीज करनी है और स्पिरिट स्टोन भी चाहिए, वो कहाँ से लाएगा। उसे परेशान होता देखकर तो लॉर्ड याओ कहते हैं क्या तुम्हारे बस की नहीं है। कहाँ मानने वाला था वो, कहता है नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है। वो तो बस ये सोच रहा था कितने पैसों को रखेगा कहाँ। लॉर्ड याओ तो कहते हैं कि तुम सेल तो शुरू करो, पैसे रखने का जुगाड़ हम खुद कर लेंगे। इसके बाद मिस फूकिन के कहने पर लॉर्ड याओ वहाँ से चले जाते हैं और वो होंगजी को रोक लेती है उससे कुछ बात करने के लिए। बेचारा होंगजी तो डर जाता है कि कहीं उसकी फ्रूट वाली पोल तो ना खुल गई। पर मिस फूकिन को तो असल में उसे एक टोकन देना था जिसकी हेल्प से वो बाकी फैमिलीज के साथ काफी इजीली ट्रेडिंग कर सकता है। इसके अलावा मिस फूकिन समझ गई थी कि होंगजी उस 500 स्पिरिट स्टोन वाली बात से थोड़ा सा परेशान है। वो इसके बारे में उससे पूछती है। होंगजी शर्माते हुए इस सवाल को डॉज तो कर गया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था और वो ये कि लॉर्ड याओ के मुताबिक वो हर महीने 500 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज के बदले। लेकिन जितना वो मार्केट में रहा है और जितना उसका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो मिस फूकिन के रिसोर्सेज को कितने भी कम रेट पर क्यों ना बेचो, वो 580 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स तो कलेक्ट करके दे ही सकते हैं। तो आखिर लॉर्ड याओ इतने महीनों से झूठ क्यों बोलते आ रहे हैं। अब वो बिना एविडेंस के इस बात को मिस फूकिन के सामने जाहिर तो नहीं कर सकता था, लेकिन मिस फूकिन समझ जाती है कि ये लड़का क्या सोच रहा है। साथ ही वो तो होंगजी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि इतनी कम एज में कितना ज्यादा दिमाग दौड़ाता है ये अपना। अब इन सब के बाद जब होंगजी रूम से बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि सर्वेंट्स को तो पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हमारा होंगजी उनका इंचार्ज है, वो भी 1 महीने के लिए। वो सभी लोग तो खुश हो रहे थे कि कितनी जल्दी वो प्रमोट हो गया, पर बेचारा होंगजी सोच रहा था कि इन्हें क्या पता इस पोजीशन के साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई हैं। इसके अलावा अगर मैंने इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए अच्छे से मेहनत नहीं की तो फिर मिस फूकिन जो मुझ पे ट्रस्ट करती हैं उनका ट्रस्ट मुझ पर से उठ जाएगा। ये सोचकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो सभी सर्वेंट के पास पहुंचकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज से ठीक 1 महीने के लिए मैं आप लोगों का इंचार्ज हूँ और अगर हमारी टीम ने बेहतर तरीके से काम किया तो फिर मैं हमेशा के लिए आपका इंचार्ज बन सकता हूँ। यहाँ होंगजी काफी सारे रूल्स बनाता है, जिसमें सबसे पहले तो वो सर्वेंट्स को स्पिरिचुअल फ्रूट देते हुए कह रहा था कि आज के बाद से आपको डेली एक स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो। बेसिकली वो उनसे ये कहता है कि अगर आप दिन में 2 की जगह 4 बार वाटर कंट्रोल टेक्निक का यूज करें तो आप लोगों को आपके काम के बेस पर काफी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। रिवॉर्ड के तौर पे वो हो सकते हैं लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट्स कॉइन और स्पिरिचुअल फ्रूट। ये सुनकर तो सभी सर्वेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर उनकी एक ही टेंशन थी कि क्या ये रिवॉर्ड टेक्निक आगे भी काम करती रहेगी। होंगजी उन्हें रीश्योर कराता है कि आपको सिर्फ 1 महीना मेरा साथ देना है, अगर रिजल्ट्स अच्छे हुए तो हम इसको परमानेंट कर देंगे। वो सभी लोग खुश होकर वहाँ से चली जाती है अपना अपना काम करने के लिए। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद तो होंगजी मिस लूका और मिस चोगा से कहता है कि क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो दोनों तक कहती है कि आज से तुम हमारे इंचार्ज हो और तुम हमसे पूछ रहे हो। पर होंगजी इन दोनों के साथ काफी ज्यादा हम्बल और स्वीट था, क्योंकि इन दोनों की वजह से तो वो इस मेंशन में आ पाया है। इसके अलावा वो दोनों से प्रॉमिस करती हैं कि हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे और इस महीने प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे। होंगजी को पता था कि इन लोगों से हाई पोजीशन पे होने की वजह से ये सर्वेंट से ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता, तो इसमें 2 सर्वेंट ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए उसने इन दोनों को अपने हाथ में रखा हुआ है। वहीं दूर से हमारे होंगजी को ये सब करता देखकर तो लॉर्ड याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है जैसे कि वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है कि होंगजी को ये पोजीशन दी गई है। इस तरफ होंगजी को दिखाते हैं जो समझ गया था कि मिस फूकिन ने कितनी चालाकी से लॉर्ड याओ को रास्ते से निकाल दिया। शायद वो समझ गई थी कि वो बीच में घपला कर रहा है। इसके अलावा होंगजी ने जब हिसाब किताब लगाया तो उसे पता लगा कि लॉर्ड याओ तो बीच में से 100 स्पिरिचुअल फ्रूट गायब कर देते थे और अब वो डिसाइड करता है कि वो ये 100 स्पिरिचुअल फ्रूट नौकरों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे वह और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। वो मिस लूका और मिस चोंग को अपनी तरफ से 2-2 एक्स्ट्रा फ्रूट प्रोवाइड करता है ताकि वो उसकी हेल्प करके नौकरों को मैनेज करती रहे। उसकी ये रिवॉर्ड वाली टेक्निक काम आ जाती है क्योंकि वो 50% तक इनकम को बढ़ा लेता है और जब वो इसकी रिपोर्ट हमारी मिस फूकिन को देता है तो वो लॉर्ड याओ पे काफी ज्यादा नाराज हो रही थी और दूसरी तरफ लॉर्ड याओ भी काफी ज्यादा गुस्से में तिल मिला रहे थे, ये जानने के बाद कि उनकी पोजीशन उनसे छिन जा चुकी है और अब वहाँ का मैनेजर और कोई नहीं बल्कि हमारा होंगजी है। होंगजी का नया घर बनता है मिस्टर याओ का पुराना घर, जो कि उनसे छीना जा चुका था। वहाँ पे जाने के बाद हमारे होंगजी को पता लगता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ज्यादा है। शायद ये सेकंड वो प्लेस है जिसके बारे में मिस फूकिन उसे बता रही थी। तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने लगता है, ये सोचने के बाद कि वो जल्द से जल्द स्वान सिल्क सेट जाएगा।
अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद उसे याद आता है कि मिस फुकिन ने उसे बताया था कि जल्दी ऑक्शन होने वाला है। वहाँ उसे अपनी कल्टीवेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिल सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें होंगजी को डैनियल, मिस लुका और मिस चोंग के साथ मार्केट में दिखाते हैं, जहाँ होंगजी डैनियल से आजकल स्पिरिचुअल फ्रूट के रेट पूछ रहा था। डैनियल के साथ बात करने में हमारे होंगजी को पता लग जाता है कि आजकल पता नहीं क्यों स्पिरिचुअल फ्रूट के रेट गिरे हुए हैं। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद होंगजी सब समझ गया था कि नए मिस्टर एल्डर वू के पास जितने भी फैमिलीज गई होंगी उनसे मिलने के लिए स्पिरिचुअल फ्रूट लेकर गई होगी, जिससे कि मार्केट से सारे फ्रूट गायब हो गए। अब एल्डर वू उन सभी को एब्जॉर्व करके अपनी कल्टीवेशन थोड़ी ना इम्प्रूव करने वाले थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए उसे सस्ते रेट में बेचना शुरू कर दिया। यहाँ होंगजी थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए कहता है कि जल्दी ऑक्शन शुरू होने वाला है, उसे जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। तो वो पहुंच जाता है मिस फुकिन का सर्वेंट बनकर एल्डर वू के मैनेजर के पास और फिर वहां जाकर उनके साथ डील करने लगता है। लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के बदले वो उनके साथ उनका सारा का सारा स्पिरिचुअल फ्रूट खरीदने वाला था। अब ऑक्शन होने के लालच में वो लोग भी मान जाते हैं। दिखाते हैं एक एक करके होंगजी ने मार्केट से सभी फैमिलीज के स्पिरिचुअल फ्रूट खरीद लिए थे और अब मार्केट में किसी भी कल्टीवेटर को एक सिंगल फ्रूट भी नहीं मिल रहा था। पहले तो उन्हें पूरा का पूरा स्पिरिचुअल फ्रूट का बॉक्स ही 10 स्पिरिट स्टोन में मिल जाता था और अब तो स्पिरिट फ्रूट की इतनी ज्यादा किल्लत पड़ गई है कि एक भी बहुत मुश्किल से 10 स्पिरिट स्टोन में मिलता है। कुछ लोग तो डैनियल को पकड़कर उस पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने लगते हैं कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन उन्हें फाइनली पता लग जाता है कि मार्केट में एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं बचा। तब भी एक दिन अचानक से मार्केट के बीचों बीच में कोई स्टॉल लगा देता है। गार्ड्स के पूछने पर कि ये कौन है, वहाँ पर होंगजी की एंट्री होती है। सबको पता था कि वो जू फैमिली का मैनेजर है, इसलिए उसके आगे किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। वहाँ पर होंगजी स्पिरिचुअल फ्रूट सेल करने वाला था, इसलिए स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ 20 ही बॉक्स बाहर निकालता है और फिर आने जाने वाले कल्टीवेटर्स को कहता है कि ये फ्रेश स्पिरिचुअल फ्रूट है जो कि सिर्फ 22 स्पिरिट बॉक्स में मिलेंगे। वैसे तो प्राइस काफी ज्यादा हाई था, लेकिन अब मार्केट में किल्लत है और कहीं भी किसी को कोई फ्रूट नहीं मिल रहा, इसलिए एक बंदा आता है, थोड़ी सी बार्गेनिंग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो फिर वो ये सोचकर पूरे के पूरे 20 डब्बे खरीद लेता है कि पता नहीं आगे फ्रूट मिलेंगे या नहीं। इसके अलावा एक स्पिरिचुअल फ्रूट 10 स्पिरिट स्टोन का मिल रहा है, उससे तो बेहतर ही है ना कि पूरे 20 में उसे डब्बा मिल रहा है। उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद होंगजी 20 डब्बे और बाहर निकाल लेता है। वहाँ से आने जाने वालों को लगता है कि बस यही स्टॉक बचा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बिना मोल भाव किए ही काफी सारे फ्रूट्स खरीद लेते हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद फाइनली होंगजी ने बहुत सारे प्रॉफिट को कमाते हुए उन सभी फ्रूट्स को सेल कर दिया था। वैसे अगर आपको बिजनेस चलाना है ना, तो होंगजी से सारी टिप्स ले लीजिए। फिर वो जो उसने प्रॉफिट कमाया था उसमें से वो 10-10 स्पिरिट स्टोन सारे नौकरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि आगे से वो और ज्यादा अच्छे से मेहनत करे। दूर से ये सारी चीजें मिस फुकिन ने नोटिस कर ली थी। मिस फुकिन के बगल में उनके फादर भी खड़े थे, जो मिस फुकिन से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें 300 लो ग्रेड की स्पिरिट स्टोन दूंगा तो क्या तुम मुझे अपने सर्वेंट को सेल करोगी। वो तो मना कर देती है। उसके फादर कहते हैं कि अच्छा ठीक है 200 स्पिरिट्स कॉइन ले लेना। वो फिर भी मना कर देती है कि नहीं, वो मेरा सबसे वफादार नौकर है, मैं उसे सेल नहीं कर सकती। फिलहाल तो एल्डर जू इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वो सच में होंगजी की काबिलियत से वाकिफ हो चुके थे। वो समझ जाते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा चालाक है। इसने कुछ ही महीनों में उनकी जू फैमिली की इनकम बहुत तेजी से इंक्रीज कर दी है। मिस फुकिन तो कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 सालों में वो लोग जियोन टाउन के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वाली फैमिली बन जाएंगे। ये बात सुनकर भी एल्डर जू खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी परेशानी तो कुछ और थी। वो कहते हैं कि जिस तरह की हमारे खिलाफ साजिश चल रही है, ऐसे में हमारा सिर्फ वेल्थी होना काफी नहीं है, हमारा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना भी काफी है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम नेक्स्ट ईयर 4th लेवल को ब्रेक थ्रू करोगी। मिस फुकिन को भी ये बात अच्छे से पता थी। दूसरी तरफ होंगजी ने आज जितना भी सेल किया था वो उसके बारे में मिस फुकिन को जाकर रिपोर्ट करता है, वो भी बिल्कुल सही। मिस फुकिन तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि पहले तो उनकी इनकम सिर्फ 60 स्पिरिट्स कॉइन होती थी, लेकिन अब 300 स्पिरिट्स कॉइन हो गई है। इसके अलावा उन्होंने जो होंगजी को टारगेट दिया था 500 स्पिरिट स्टोन का, वो तो कब का 16,000 पे पहुंच गया। इसके बाद वो होंगजी से पूछती है कि मैंने जो तुम्हें पेड़ दिया था उसका क्या हाल है। होंगजी कहता है कि वो फल फूल गया है। इसके अलावा मैं उसे आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मिस फुकिन के उसके साथ जाने पर वो कहता है कि ये पेड़ बाकी पेड़ों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। नॉर्मली सभी पेड़ों की स्पिरिचुअल एनर्जी और उनके न्यूट्रिशन ब्रांचेस में होते हैं, और जब उनमें फूल या फल लगते हैं तो वो न्यूट्रिशन उस फल में ट्रांसफर हो जाते हैं। पर जब मैं इस पेड़ का ख्याल रख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि इस पेड़ की स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे की तरफ गिर रही थी। मिस फुकिन हमारे होंगजी की बातों को टेस्ट करती है और ये देखने के बाद कि सच में इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो नीचे की तरफ गिरी है। उसे समझ नहीं आता कि अगर ये फल वाला पेड़ नहीं है तो फिर किस चीज का पेड़ है।
पर होंगजी तो अलग ही परेशान हो रहा था कि अगर इस पेड़ में फल नहीं लगे तो उसकी कल्टीवेशन कैसे इम्प्रूव होगी। मिस फुकिन उसे रीअश्योर कराती है कि तुम तो मेरे लकी चार्म हो, तुम्हारी वजह से मेरी इनकम बढ़ गई है, साथ ही मुझे फायदे पे फायदा हो रहा है, तो तुम्हें एक और ट्री तो अवॉइड करा ही सकते हैं। वो तो खुश हो जाता है। मिस फुकिन यहाँ बताती है कि पिछली बार जब सीनियर लैंग यहाँ पर आए थे तो उसका मतलब ये था कि वो चेक करने आए थे कि मुझे कितने रिसोर्सेज मिलते हैं, क्योंकि पहले उनकी इनकम कम होने की वजह से वो ज्यादा रिसोर्सेज खरीद नहीं पाती थी, लेकिन अब जब से इनकम बढ़ने लगी है वो रिसोर्सेज खरीद कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रही है, जिससे वो काफी जल्दी ही 4th ग्रेड की कल्टीवेटर बन जाएगी। मिस फुकिन की बातों को सुनने के बाद होंगजी सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि अमीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर इनके तो आपसी मसले ही काफी बड़े हैं। यहाँ मिस फुकिन ने नोटिस कर लिया था कि होंगजी 2nd ग्रेड का कल्टीवेटर बन गया है, साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी अर्ली 2nd स्टेज पर पहुंच गई है। तो अब वो होंगजी से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें 2nd लेवल का स्पेल सिखाया जाए। वैसे मिस फुकिन को पता लग गया था कि होंगजी ने उनके 500 साल पुराने ट्री में से फल खाए थे। इस बात को सुनकर ही वो तो शर्मा जाता है। इसके बाद मिस फुकिन होंगजी को अपने साथ उसी सीक्रेट रूम में ले जाती है और वहाँ जाकर 2nd ग्रेड की सारे स्पेल्स दिखाती है, ये कहते हुए कि अगर ये बुक मार्केट में पहुँच गई ना तो फिर 50,000 रुपए की बिकेगी। इसलिए वो होंग को वार्न करती है कि इनमें से एक भी लीक ना होने पाए। होंग तो बस यही सोच रहा था कि मिस फुकिन उस पर कितना ट्रस्ट करती है, उसे उन्हें रिपे जरूर करना होगा। पर मिस फुकिन तो होंगजी से इस बात पर नाराज हो जाती है कि वो अभी उसे सीनियर सिस्टर नहीं कह रहा बल्कि मिस कह रहा है, क्योंकि अब वो इनर सेक्ट कंपटीशन में जाने के लिए अपनी प्रिपरेशन करेगी और साथ ही होंगजी को भी अपने साथ श्वानजन सेक्ट लेकर जाएगी। वो इस चीज के लिए खुशी खुशी मान जाता है। अब मिस फुकिन होंगजी को वहाँ अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने उसे टाइम दिया था कल्टीवेट करने के लिए। वो भी 2nd लेवल के स्पेल्स पाकर काफी खुश था और वो उन्हें फटाफट कल्टीवेट करना और सीखना शुरू कर देता है, जिसमें से पहली टेक्निक का नाम था वुड बॉडी टेक्निक। इसमें उसकी बॉडी लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाती है। और दूसरा था फायर फ्लो टेक्निक, इसमें वो फायर अटैक थ्रो कर सकता था। तीसरा था श्वान आर्मर टेक्निक, इसमें उसकी बॉडी 5 एलिमेंट्स को आर्मर के रूप में वियर कर सकती थी। ऐसे ही 2 अटैक टेक्निक्स और 2 डिफेंसिव टेक्निक्स को सीखने के बाद वो उन्हें आराम से कल्टीवेट करने लगता है। उसने काफी सारा वक्त लगाकर उन सारे टेक्निक को मास्टर कर लिया था, लेकिन जब बात आती है उन्हें अप्लाई करने की तो फिर उसके पास स्पिरिचुअल पावर बचती ही नहीं है। तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करने के लिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है। उसके फेल हो जाने पर वो अपने पास मौजूद स्पिरिचुअल फ्रूट को खाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करने लग जाता है। एक एक करके स्पिरिचुअल फ्रूट्स खाते खाते ट्राई करते करते वो 36 फ्रूट्स कप खा जाता है और तब कहीं जाकर उसने अपने टेक्निक्स को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसके एंड रिजल्ट को देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। होंगजी की कल्टीवेशन खत्म होने के बाद जब वो बाहर आता है तो मिस फुकिन उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे एक पोटली पकड़ाते हुए कहती है कि इसमें काफी सारी चीजें मौजूद हैं जो कि एक 2nd ग्रेड के कल्टीवेटर के पास होनी चाहिए, जैसे कि एक वुड स्वॉर्ड और काफी सारे तलिस्मान जो उसके फादर ने उसे तब दिए थे जो वो श्वानजन सेट को ज्वाइन करने वाली थी। मिस फुकिन यहाँ होंगजी से कहती है कि श्वानजन सेट का आउटर डिसाइबल बनना तो आसान है, उसे बस एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके अलावा इनर डिसाइबल बनना बहुत ज्यादा टफ है। वो 4th ग्रेड की कल्टीवेटर होने के बावजूद भी अभी भी इनर डिसाइबल नहीं बन पाई है और उसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इनर डिसाइबल बनने के लिए उसे 10 टॉप 10 आउटर डिसाइबल्स को हराना होगा और ये हर साल में सिर्फ एक बार होता है। पिछले साल उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो थी तो वो इसमें पास नहीं हो पाई। इसमें सिर्फ लाखों में से कोई एक बंदा ही पास हो पाता है। होंगजी तो ये जानने के बाद हैरान था कि 3 सालों से कल्टीवेशन करने के बाद भी ये अभी तक इनर डिसाइबल नहीं बन पाई। पर वो मिस फुकिन से कहता है कि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि मिस फुकिन ने उसे जो स्वॉर्ड दी है और जो तलिस्मान दिए हैं वो 20,000 स्पिरिट स्टोन के आते हैं। होंगजी तो बस यही सोच रहा था कि कहाँ उसके लिए 100 स्पिरिट स्टोन जमा करने मुश्किल हो रहे थे। अगर ऐसे में वो श्वानजन सेक्ट ज्वाइन करता तो लंबे समय तक नहीं टिक पाता, जैसे कि मिस फुकिन ने उसे बताया। यहाँ पर होंगजी मिस फुकिन की उस बात को भी समझ गया था कि यहाँ पर सिर्फ पैसे वाला होना काफी नहीं है, बल्कि आपका पावर के मामले में भी आगे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होंगजी यहाँ पर मिस फुकिन से एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो जब भी आउटर प्रैक्टिस के लिए जाए तो क्या वो उसे अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि आज तक उसने रियल मॉन्स्टर और बीस्ट को नहीं देखा। पर मिस फुकिन हमारे होंग को बताती है कि वो एक टीम के साथ जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में किसी ऐसे बंदे को ले जाना जिसकी कल्टीवेशन लो है उन्हें खतरे में डाल सकता है। तो वो होंगजी को कहती है कि पहले तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ और मांग सकते हो। ये सुनकर थोड़ा सोचने के बाद होंगजी कहता है कि क्या मैं स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ 3 दिनों के लिए। ये भी काफी ज्यादा रिस्की था, इसलिए मिस फुकिन कहती है कि ठीक है, मैं 7 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, अगर तुम ब्रेक थ्रू कर लो तो फिर मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी। इसके अलावा होंगजी ने अपने उस स्पिरिचुअल ट्री को अपने पुराने घर में रखा हुआ था। मिस फुकिन उसे कहती है कि इसे अपने नए घर में शिफ्ट कर देना, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को हेल्प करेगा, क्योंकि अगर इसने हेल्प नहीं की तो फिर तुम्हारा श्वानजन सेक्ट में ज्वाइन होना मुश्किल हो सकता है।
तो मिस फुकिन के वहाँ से जाने के बाद हमारा होंगजी इस बात को सोच सोच कर ही खुश हो रहा था कि वो स्वान सेट का डिसाइबल बनेगा। अपने रूम में ले जाने पर वो ट्री उसे एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है। जब वो कल्टीवेट कर रहा था उसे तो काफी ज्यादा वार्मथ फीलिंग आ रही थी। साथ ही स्पिरिचुअल जो पावर थी उसकी फोर्स भी बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। सडनली थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद वो सेकंड लेवल की पीक तक पहुंच गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें होंगजी को उसके पुराने मास्टर के पास दिखाते हैं। उसे वहां देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान थे। कहते हैं कि देखो टाइम कितनी जल्दी बदलता है, अब तुम जू फैमिली के हाउस इंचार्ज बन चुके हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसके साथ ही वो होंगजी से वहां आने की खास वजह पूछ रहे थे। होंगजी उन्हें स्पिरिचुअल फ्रूट ऑफर करते हुए कह रहा था कि मैं मिस फुकिन के साथ लंबे समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं गुड बाय बोल सकूं, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर तो एल्डर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। मास्टर लियो यहाँ होंगजी से कह रहे थे कि देखो तुम मेरे साथ थे, लेकिन मेरी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं कि तुम्हारा टैलेंट पहचान सकता। जू फैमिली ने तुम्हारी रियल काबिलियत को पहचाना और अब देखो तुम सेकंड ग्रेड के कल्टीवेटर बन गए हो। होंगजी काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो कहता है कि ऐसे वर्ड सुनकर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मेरी कल्टीवेशन के इतने तेजी से बूस्ट होने का राज जानना चाहते हैं। तो वो अपने साथ हुई सारी घटना आधा सच आधा झूठ करके बता देता है। साथ ही ये भी कि वो मिस फुकिन के साथ श्वान इंसेक्ट को ज्वाइन करने वाला है। मास्टर लियू तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो उसे काफी सारे अच्छे विशेष देकर रवाना करने लगते हैं। जाते जाते होंगजी मास्टर लियू से एक सवाल पूछता है कि आखिर सीनियर लैंग का इस टाउन में आने का क्या रीजन हो सकता है? क्या इस टाउन में कुछ ऐसा है जो वो अपने साथ श्वान इंसेक्ट ले जा सकते हैं? मास्टर लियू बताते हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट पाए जा सकते हैं, वो भी बीस्ट एरिया में। शायद सीनियर लैंग वही लेने के लिए यहाँ पर आया हो। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एक मिस्टीरियस ट्री है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। एक दिन में 100 स्पिरिचुअल फ्रूट। आज तक उसे किसी ने देखा नहीं, पर उस फ्रूट ट्री को ग्रो होने में 10 साल लगते हैं। होंगजी उस ट्री के बारे में और ज्यादा जानने को इच्छुक था, लेकिन मास्टर को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। होंगजी वहाँ से जा रहा था तो मास्टर हिचकिचाहट में उसे अपने पास से काफी पावरफुल स्पेल बुक निकाल कर देते हैं, जो कि उनके क्लैन का सीक्रेटिव बुक था। मास्टर लियो बताते हैं कि एक सर्वेंट और एक ओनर होने के नाते मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। इसमें लिखी हुई टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे 3 रैंक ऊपर का कल्टीवेटर भी तुम्हें आराम से नहीं हरा पाएगा। होंगजी ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि मास्टर मैंने तो कभी इसके बारे में आपसे नहीं सुना, आपने पहले कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बेचारे मास्टर का तो मुंह ही उतर जाता है। वो बताते हैं कि वो सिर्फ मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर है, ऐसे में ना तो वो इस स्पेल का यूज कर सकते थे और ना ही किसी पर धौंस दिखा सकते थे, और अब तो उम्र के साथ साथ उनकी कल्टीवेशन भी गिरती जा रही है। ये सुनकर होंगजी को उनके लिए बुरा लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि आसपास कोई उसकी बातें सुन रहा है, जिसकी पावर नॉर्मल कल्टीवेटर से ज्यादा है, लेकिन वो इस बारे में अभी ध्यान नहीं देता, बल्कि मास्टर लियो को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो मिस फुकिन भी उससे मिलने आती है, जो उसकी बढ़ी हुई कल्टीवेशन देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो होंग को बताती है कि अगले 7 दिनों में वो श्वान इंसेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा, तब तक उसे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते रहना है। इसके बाद देखते ही देखते 6 दिन गुजर जाते हैं और हमारा होंगजी अपने पेड़ को निहार ही रहा था कि अब तक इसमें फ्रूट क्यों नहीं लगे। आखिर 6 दिन गुजर गए हैं। तभी मिस फुकिन उसे लेकर आती है अपने साथ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। वो उसके एंट्रेंस टेस्ट के पहले उसे थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहती थी। मिस फुकिन यहाँ होंगजी को अपना फ्लाइंग नाइफ कंट्रोल करते हुए दिखाती है कि तुम जब तक 3rd रैंक के कल्टीवेटर नहीं बन जाते तब तक तुम इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बेसिक टेक्निक है जो कि अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर तुम्हें एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, पावरफुल टेक्निक्स, एक खास वेपन और तीसरा तलिस्मान। मिस फुकिन होंगजी से कहती है कि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन के बेस पर तुम फ्लाइंग स्वॉर्ड को नॉर्मली ही हिला पाओगे, इसलिए अभी तुम्हारा बेसिक टास्क है कि तुम इसे अवॉइड करो। और फिर वो काफी पावरफुल थ्रो हमारे होंगजी की तरफ दे मारती है। वो तो अपने गर्दन को साइड करते हुए इस अटैक को डॉज कर चुका था, लेकिन इस अटैक का इफेक्ट देखने के बाद वो हैरान रह जाता है, क्योंकि लकड़ी एक ही झटके में 2 टुकड़ों में कट गई थी। मिस फुकिन कहती है कि 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ तुम्हारा सामना नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही कम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुम्हारे पास जिस तरीके के अटैकिंग टेक्निक्स मौजूद है, अगर तुम उनका यूज करोगे तो 2nd लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ भी फाइट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब तुम मुझ पर अटैक करो। तो वो स्वॉर्ड टंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे देखते हुए मिस फुकिन उसकी गलतियां बताने लगती है कि उसका अटैक फास्ट है लेकिन टेक्निक वीक है। इसके अलावा उसने काफी एफर्टलेसली अटैक किया था। मिस फुकिन कहती है कि दोबारा ट्राई करो। तो होंगजी थोड़ा पीछे हटते हुए फायर फ्लो टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे डिफेंस करने के लिए मिस फुकिन ने अपने आगे शील्ड बना लिया था। उस शील्ड को कुछ भी नहीं होता। मिस फुकिन होंगजी से कहती है कि यह अटैकिंग फायर फ्लो टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती थी,
लेकिन ठीक है, तुम्हारी टेक्निक के हिसाब से तुम टॉप 50 में रैंक कर जाओगे। तुम्हारी स्टार्टिंग के लिए ये काफी अच्छा है। इसके अलावा मिस फुकिन उसे समझाती है कि तुम अपने डिफेंसिव आर्मर को यूज करना और साथ ही अटैकिंग फायर फ्लो टेक्निक यूज करना। इससे तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट के बैरियर को आराम से ब्रेक कर सकते हो, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए अपने बैरियर टेक्निक का यूज नहीं कर सकते और फिर तुम अपने टंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना। इससे वो काफी आराम से हार जाएंगे। मिस फुकिन होंगजी को ज्यादा आशा नहीं देती, बल्कि वो सीधा सीधा उसकी गलती बताते हुए कहती है कि तुम्हारा फायर फ्लो टेक्निक काफी ज्यादा स्लो था, इसे डॉज करना आसान है, इसलिए तुम्हें इस पे और ज्यादा काम करना होगा। होंगजी अपना स्मार्ट वाला दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि मिस फुकिन, क्या हम फाइट में तिलिस्मान का यूज कर सकते हैं? उसके हामी भरने पर वो कहता है कि कितने? मिस फुकिन उसे बताती है कि फाइट के दौरान सिर्फ 3 ही तिलिस्मान का यूज किया जा सकता है। वो कहता है कि क्या मैं अभी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? हामी भरने पर मिस फुकिन फिर से बैरियर बनाकर रेडी हो जाती है और अब होंगजी अपने फायर फ्लो टेक्निक को थ्रो करता है और उसके तुरंत बाद ही एक अटैकिंग तिलिस्मान का यूज करने लगता है। इन दोनों को ही कंबाइन करने से उसकी अटैकिंग काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जो कि एक ड्रैगन की फॉर्म में अपीयर हो जाती है और वो एक ही फोर्स के साथ मिस फुकिन की मिस्टिक आर्मर को भी ब्रेक कर देता है। वो तो हैरान रह जाती है कि आखिर ये कितना दिमाग वाला बंदा है, इसने सोचा भी कैसे कि अटैकिंग के साथ तिलिस्मान का यूज करना चाहिए। ये लड़का तो सच में अनोखा है। दूसरी तरफ होंगजी रिजल्ट का वेट कर रहा था। मिस फुकिन के अप्रिशिएट करने पर वो लोग फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। उन्होंने वो पूरा दिन प्रैक्टिस में गुजारा था। अब फाइनली उनके रवाना होने का दिन आता है, जहाँ इन लोगों को गुड बाय बोलने के लिए एल्डर जू के साथ साथ मिस लूका और मिस चोंग भी वहाँ पर मौजूद थी। ये दोनों क्रेन पर बैठकर वहाँ से निकलने वाले थे, जहाँ मिस फुकिन तो काफी आराम से बैठ जाती है, लेकिन जब बारी आती है हमारे होंगजी की तो वो अपना मजाक उड़वा लेता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब जैसे ही वो वहाँ से रवाना होता है तो पहले तो उसे डर लग रहा था, लेकिन बाद में उसे काफी मजा आने लग जाता है। और अब पूरे दिन के सफर के बाद वो लोग एक जंगल में लैंड करते हैं, जहाँ से मिस फुकिन को कुछ कलेक्ट करना था। होंग तो मिस फुकिन को केयरफुल रहने का कह रहा था, क्योंकि उसे ये जगह काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, पर मिस फुकिन उसे बताती है कि ये श्वान्स इंसेक्ट की ही टेरिटरी है। वो तो असल में यहाँ से एक फेमस लोटस लेने आई है, जिसे एक्सचेंज करके वो स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करेगी। मिस फुकिन के वहाँ से जाने के बाद हमें 2 चोरों को दिखाते हैं जो उन्हीं पर नजर रख रहे थे। असल में तो उन दोनों चोरों की नजर उन 2 क्रेन्स पर थी जो कि सेलेस्टियल बीस्ट्स थे। ये देखने के बाद कि उनका पावरफुल कॉम्पिटिटर वहाँ से गायब हो चुका है, वो सोचते हैं कि होंगजी को हरा कर ये क्रेन हासिल करना आसान होगा, इसलिए वो फटाफट उसके ऊपर अटैक थ्रो करना शुरू कर देते हैं। होंगजी ने ये समझ लिया था कि 2 लोग उस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, तो वो पहले ही अपने डिफेंसिव आर्मर को एक्टिवेट कर चुका था। पर इन दोनों चोरों का अटैक कंबाइन इतना ज्यादा पावरफुल था कि होंगजी का अटैकिंग डिफेंसिव तिलिस्मान ज्यादा देर तक काम नहीं करता। तो होंगजी अपने तिलिस्मान के साथ अपने फायर अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। उन चोरों को तो लग रहा था कि ये सेकंड रैंक का कल्टीवेटर उनका क्या ही बिगाड़ लेगा, पर जैसे ही होंगजी उन पर अपना अटैक थ्रो करता है और उसके साथ तिलिस्मान कंबाइन कर देता है, बेचारे दोनों को मौका नहीं मिलता कि वो इस अटैक को डॉज करे। हिट होकर काफी ज्यादा दूर गिर जाते हैं। अब इसके बाद होंगजी ने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था उन्हें ब्लॉक करने के लिए, पर वो अपने स्वॉर्ड के साथ उन्हें ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता। इससे पहले कि वो दोनों से हिट कर पाते, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस फुकिन की, जो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से उन दोनों को ही जान से मार देती है। मिस फुकिन तो उन एविल कल्टीवेटर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है कि वापस जाने के बाद उन्हें रिपोर्ट करनी होगी, पर यहाँ पर होंगजी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि आपने नोटिस किया, जैसे उन चोरों को पहले से ही पता था कि हम यहाँ पर लैंड होंगे। अब मामला और भी ज्यादा सस्पिशियस हो चुका था। मिस फुकिन तो होंगजी से कहती है कि उन दोनों को चेक करो, क्या पता उनके पास से कुछ काम का मिल जाए। वो तो फटाक से जाकर उनके स्पिरिट स्टोन्स हासिल करके ले आता है। मिस फुकिन यहाँ पर होंगजी को वो सारा सामान खुद रखने को कहती है, तो होंगजी को फ्री फंड में एक टेक्निक वाली बुक भी मिल गई थी। अब थोड़ी देर के सफर के बाद वो लोग फाइनली श्वान्स इंसेक्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ जाते ही उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका था, जिसे सीनियर सिस्टर्स ने ब्लॉक कर लिया था। ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि उनके सीनियर जियाओ ने किया था, जो ये सोचकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है कि आप इनर डिसेबल बन गई हैं तो क्या आप अपने साथ किसी आउटसाइडर को लेकर नहीं आ सकती। पर मिस फुकिन के ये बताने पर कि होंगजी को मिस्टर लैंग ने बुलाया है, वो मानकर वहाँ से चला जाता है। एक ही नजर में होंगजी समझ गया था कि ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है, और मिस फुकिन से पूछने पर वो कहती है कि हाँ, ये इनर डिसेबल में 97th रैंक करता है, इस वजह से थोड़ा सा घमंडी है। इसकी रैंक मुझसे ऊपर है तो ये मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो इस बात से ही होंगजी समझ जाता है कि आखिर मिस फुकिन अपने गांव वापस क्यों आई थी। अब इसके बाद तो मिस फुकिन सीधा होंगजी को लेकर मिस्टर लैंग के पास पहुंचती है, जहां वो देखकर खुश हो जाते हैं कि इसकी रैंक बढ़ गई है। होंगजी को भी पता लग जाता है कि मिस्टर लैंग असल में 5th लेवल के कल्टीवेटर हैं, और होंगजी को जो डेड प्लांट मिला था वो और किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने ही दिया था। अपने प्लांट को वापस सही सलामत देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मिस फुकिन उन्हें उन्हीं चोरों के बारे में रिपोर्ट करती है। ये सुनकर तो सीनियर लैंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसके बारे में मैं खुद सेक्ट लीडर को जाकर रिपोर्ट करूंगा।
यहाँ मिस्टर लैंग उन दोनों को ही चाय ऑफर करते हुए उन्हें आने वाले सेक्ट कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जहाँ वो होंगजी से पूछते हुए कह रहे थे कि क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हो। होंगजी तो नर्वस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, पर मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुमने उन चोरों को हराया, इसका मतलब तुम 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ आराम से फाइट कर सकते हो। मिस्टर लैंग चाहते थे कि हमारा होंगजी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके 3rd रैंक को जीते, क्योंकि 3rd आने पर जो गिफ्ट मिलने वाला था वो था बीस्ट बोन शील्ड, वो भी कस्टम मेड 5th रैंक का। उसके बारे में सीनियर लैंग को काफी ज्यादा डिटेल में बात करता देखकर होंगजी समझ जाता है कि ये उसके काम आ सकते हैं, तो वो हामी भर देते हैं। इसके बाद मिस्टर लैंग का कहना था कि अगर तुम ऐसे ही सक्सेस होते रहे तो मैं इनर सेक्ट में तुम्हारी पोजीशन को होल्ड करके रखूंगा, जिससे तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन मिलेगी। मिस फोकिन के रिएक्शन से होंगजी समझ जाता है कि लगता है इनर सेक्ट में पोजीशन हासिल करना बहुत मैटर करता है, तो वो इस चीज के लिए हामी भर देता है। अब सीनियर लैंग के वहाँ से जाने के बाद मिस फोकिन बताती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो मिस्टर लैंग तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें स्वानजेक सेक्ट के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि स्वानजेक सेक्ट बेसिकली 3 पवेलियंस, 3 हॉल्स और 3 पीक्स में डिवाइडेड है। पवेलियंस की बात करें तो वो एल्डर खुद मैनेज करते हैं, और रहा सवाल 3 पीक्स का, तो वो आउटर डिसाइपल्स के ऑड कामों के लिए है, जैसे कि बर्ड्स को खाना खिलाना, बिल्स कलेक्ट करना और इसके अलावा सेक्ट की सफाई करना। अगर मैं कहूँ कि स्वानजेन सेक्ट में जो चीजें मैटर करती है वो है तीनों हॉल्स की पोजीशन। इन तीनों हॉल्स में से पहला है डिसिप्लिन हॉल, दूसरा है ट्रेजर हॉल और तीसरा है स्पिरिट बीस्ट हॉल। तुम्हें नाम से ही पता लग गया होगा कि इन हॉल्स का काम क्या है। स्पिरिट बीस्ट हॉल का काम है कि वो इनर डिसाइपल्स को बीस्ट प्रोवाइड करे। इसके अलावा स्वानजेन सेक्ट में इनर डिसाइपल्स को हर महीने मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिलते हैं, वो भी 2, जो कि 200 लो ग्रेड के स्टोन के बराबर है। जिनकी कल्टीवेशन हाई है उन्हें हाई ग्रेड्स के पिल मिलते हैं, और जिनकी कल्टीवेशन लो है उन्हें लो ग्रेड के पिल्स मिलते हैं। अगर तुम्हें इन तीनों हॉल्स में से किसी एक हॉल में भी एंटर होने का मौका मिल गया तो फिर तुम्हारी मंथली सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, और अलग अलग हॉल में ज्वाइन होने के तुम्हारे अपने अलग फायदे हैं। अगर तुम डिसिप्लिन हॉल में रहे तो तुम अपने लिए मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन बचा के रख सकते हो। यहीं अगर तुम ट्रेजर हॉल में गए तो तुम अपने लिए टूल्स और तलिस्मान इकट्ठे कर सकते हो। वहीं अगर तुम स्पिरिट बीस्ट हॉल में गए तो फिर तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से बीस्ट को यूज कर सकते हो। होंगजी को इन सारी चीजों के बारे में सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ मिस फोकिन होंगजी को ज्यादा खुश होने से मना करते हुए कहती है कि जो टॉप 3 डिसाइपल्स है ना, उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल है, और मैं तुम्हें अपनी रैंकिंग बता दूं, मैं 9th रैंक पर आती हूँ। इसके बाद मिस फोकिन हमारे होंगजी को अपने साथ मैनेजिंग डिपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर डिसाइपल्स को अलग अलग टास्क मिलते हैं। वहाँ का सीनियर ब्रदर फैंग काफी ज्यादा एरोगेंट था, कुछ भी बोलने पर वो बच्चों से उनके महीने भर का टास्क छीन लेता था। मिस फोकिन हमारे होंग को लेकर एल्डर मू के पास जाती है, जो उसे देखने के बाद काफी खुश थे। वो कहते हैं कि हमारी मिस फोकिन ने पहले ही उनसे बात कर ली है कि एल्डर मू होंगजी को ज्यादा टास्क ना दे, क्योंकि वो आउटर सेक्ट डिसाइपल की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। एल्डर मू होंग की खातिरदारी इसलिए कर रहे थे क्योंकि सीनियर लैंग ने उन्हें कहा था। उन्होंने पहली बार किसी स्टूडेंट को रिकमेंड किया है और वो होंग था। यहाँ एल्डर मू हमारे होंग को अपना प्राइवेट रूम अवॉइड करते हैं ताकि वो कल्टीवेशन कर सके, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हमारे होंग के ज्यादा खुश होने से पहले वो उसे बता देते हैं कि सीनियर लैंग ने एल्डर मू को रिश्वत दी थी ऐसा करने के लिए, अपने मन से थोड़ी ना कर रहे हैं। एल्डर मू अपना पर्सनल रूम हमारे होंग को 1 महीने के लिए देने वाले थे। होंग तो ये सोचकर हंसने लगता है कि वो दोनों सीनियर्स के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो उसे कुछ भी करके हार्डवर्क करना ही होगा। टोकन लेने के बाद हमारा होंगजी फटाफट से एल्डर मू के प्राइवेट रूम में जाता है, जहाँ वो कल्टीवेशन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। वहाँ का केयरटेकर एक छोटा सा बच्चा था, जो होंग को देखकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि 1 महीने के आउटर डिसाइपल के लिए मिस्टर मू अपना रूम क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। क्या तुम उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? अब होंग उसकी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। होंगजी को पता था कि ये बच्चा उसके काफी ज्यादा काम आने वाला है, तो वो उसे खुश करने के लिए कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ, 1 महीने तक मेरा अच्छे से ख्याल रखिएगा। वो छोटू तो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। अब वो उस रूम के बाहर पहुँच तो गया था, लेकिन वो रूम उसे किसी जेल की तरह देखकर लग रही थी। उसे तो दरवाजा भी ठीक से ओपन नहीं होता। वो काफी ज्यादा क्यूरियस था उस रूम को देखने के बाद। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं तो जरूर से कमेंट करके भर देना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो याद से अच्छे कमेंट कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर लेना। नेक्स्ट पार्ट आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।